तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक सोल लैंड 2 के ऑफिशियल एपिसोड में देखा, युहाओ केके और जेंगजी के साथ पहुंच गया है जिंगयांग माउंटेन, जहां उसे मिलने वाली है उसको उसकी 4th स्पिरिट रिंग। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहां जेंगजी लैंड डिटेक्शन स्पिरिट डिवाइस को बाहर निकालती है, और इतने ज्यादा बड़े स्पिरिट डिवाइस को देख के युहाओ भी काफी हैरान होता है। और फिर हम इन तीनों को ही उसी स्पिरिट डिवाइस के अंदर देखते हैं, जहां पर जेंगजी बताती है ये लैंड स्काउटिंग स्पिरिट डिवाइस है, और हमारे सन मून स्पिरिट डिवाइस एकेडमी ने इसे इन्वेंट करने में अपने पूरे 30 साल बिताए हैं, और ये काफी हाई डेंसिटी के एलॉय से बना हुआ है, और ये यहाँ तक कि लेवल 6 से जो नीचे के डिवाइसेस हैं, उन सभी के अटैक के सामने ये बड़े ही आराम से टिक सकता है, और तो और ये बैरियर को भी क्रिएट कर सकता है। न सिर्फ इतना ही बल्कि ये अपनी प्रेजेंस को भी छिपा सकता है, जिस वजह से स्पिरिट बीस्ट भी हमें डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। और अगर पहाड़ के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा हुआ तो ये तुरंत ही अपने पैरों को अंदर करके पहाड़ से गोल गोल नाचते हुए नीचे आ जाएगा, और इसके हर एक सीट के ऊपर बटन है। और इन सारी चीजों को जानकर युहाओ भी काफी अचंभित होता है, और ये मन में कहता है अमेजिंग, क्या सन मून एम्पायर इतना ज्यादा एडवांस है स्पिरिट वेपन्स के मामले में। और जेंगजी कहती है मेरे पास जितनी स्पिरिट एनर्जी है उसके हिसाब से हम इसे लगभग आधे घंटे तक चला सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों ही बारी बारी से इसे चलाएं, तो इस तरीके से इसे काफी देर तक चलाया जा सकता है। और इस तरफ युहाओ ने अपनी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके इस स्पिरिट डिवाइस के अंदर करीब 3 फॉर्मेशन को ढूंढ लिया होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्पिरिट डिवाइस अभी अनाड़ी, आलसी और भर भर के इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और इसके रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम सिर्फ निरंतर प्रयास ही कर सकते हैं। लेकिन अगर भविष्य में किसी ऐसे एनर्जी सोर्स को डिस्कवर कर लिया गया जिसे स्पिरिट एनर्जी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सके, तो फिर इसे एनहांस करना काफी आसान हो जाएगा, और तो और इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जेंगजी की इन बातों को सुन के युहाओ मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेंगजी आगे की चीजों को इतनी क्लियरली देख पाएंगी। और थोड़ी देर से जेंगजी कहती है आखिर तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या तुम्हें इस चीज का डर लग रहा है कि हम जो इतनी तेजी से एडवांस हो रहे हैं, तो कहीं हम तुम्हारी कंट्री के ऊपर अटैक ना कर दें? और फिर युहाओ कहता है टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वह कंट्री के सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का है। लेकिन एक बारी जो जंग शुरू हो जाती है तो इससे सिर्फ सबसे ज्यादा आम लोग ही पीड़ित होते हैं। जिस पर जेंगजी कहती है हाँ, टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से एडवांस होना ये भी हरदम अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि सन मून एम्पायर की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ के जो रॉयल्स हैं वो काफी सुस्त हो गए हैं, और वह अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार सामाजिक संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और ये इस हद तक बढ़ गया कि हाल ही के सालों में यहाँ के नागरिकों ने काफी बार दंगे किए हैं। और क्या तुम जानते हो कि इस दौरान का सबसे अच्छा राजनीतिक निर्णय कौन सा है? तो युहाओ इसका जवाब देते हुए कहता है आंतरिक संघर्षों को शांत करने के लिए जंग का शुरू करना। और तभी जेंगजी कहती है तुम काफी हद तक एक जासूस जैसे लगने लगे हो, लेकिन अब भी तुम उतने सक्षम नहीं हो। तो युहाओ कहता है मैं अपने आप को जासूस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी देश के लिए काम करके उन्हें जानकारी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर संभव हो सके तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि मैं इस वॉर को रोक सकूं। और युहाओ की इस बात को सुनके जेंगजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, और फिर कहती है युहाओ क्या तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है? और तभी जेंगजी एकदम अलग पर्सन में बदल जाती है और एकदम डेंजरस तरीके से कहती है वैसे तो मुझे भी जंग से नफरत है, लेकिन मैं अपने फादर का बदला लेना चाहती हूँ, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है स्टार लू एम्पायर को तबाह करने का है। और जेंगजी की इस बात को सुनकर युहाओ भी थोड़ा सा चौंक जाता है, और मन में कहता है तो जेंगजी का पास्ट कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और फिर जेंगजी वापस से नॉर्मल होते हुए कहती है क्या तुम्हें ये सुनकर बुरा लगा? मैं जानती हूँ कि तुम स्टार लू एम्पायर के एक सिटीजन हो, इसलिए ही मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में हम बैटलफील्ड में ना मिले। और इसकी बातों को सुनकर युहाओ मन में कहता है ये कुछ ऐसी नहीं है जिसे कोई भोला भाला स्पिरिट मास्टर कहे, और आने वाले समय में ये सुंदर प्यारी लड़की हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी।
और हमारे देश के लिए काफी बड़ा खतरा बन जाएगी और शायद उस समय मुझे इसे मारने की भी जरूरत पड़े। और तभी युहाओ इसके बारे में याद करने लगता है और परेशान होते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इसका पास्ट बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरी तरह। फिर युहाओ हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हारे यही विचार हैं, तो फिर तुम क्यों मुझे इतना कुछ बता रही हो? और तभी जेंगजी साउंड प्रूफ स्पिरिट डिवाइस को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से अब कोई तीसरा इन दोनों की बातों को नहीं सुन सकता है। और फिर जेंगजी काफी प्यार भरे अंदाज से कहती है, तुम अभी काफी छोटे हो और अब भी तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो। लेकिन अगर सच में किसी दिन मुझे बैटलफील्ड में लड़ने की जरूरत पड़ जाए, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों में मरना पसंद करूंगी। जिस पर युहाओ मन में कहता है, जेंगजी का माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि तब मेरा था जब मैंने ड्यूक मेंशन को छोड़ा था। और इसने भी अपने शांत और जेंटल अपीयरेंस के नीचे काफी ज्यादा निराशाजनक पास्ट को छिपा रखा है। और तभी युहाओ कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम सन मून एम्पायर की वॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हो? और अगर मैं अंदाजा भी लगाऊं, तब भी मैं यही कहूँगा कि हिंसा हर एक चीज को सॉल्व नहीं कर सकती है। तो जेंगजी कहती है, स्वाभाविक रूप से मेरा भी एक अलग खुद का दृष्टिकोण है और इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके बारे में सोच के मैं उदास हो सकूं। लेकिन मैं हर हालत में अपने मॉम डैड का बदला लेकर रहूंगी। और मुझे अब भी स्पष्ट रूप से अपनी मॉम डैड का चेहरा याद है, जो कि पूरी तरीके से निराशा में डूब रखा था। और उस समय दुनिया मेरे लिए बेरंग सी हो गई थी। और जो कुछ भी हो, इसे बस मेरी एक कहानी समझना। और फिर जेंगजी साउंड प्रूफ स्पिरिट डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देती है। और फिर हम इनके इस स्पिरिट डिवाइस को काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और क्योंकि इन दोनों ही लड़कियों की कंट्रोल करने की बारी पूरी हो चुकी थी, जिस वजह से इसका पूरा कंट्रोल युहाओ के हाथ में आ गया होता है। और करीब 10 मिनट की प्रैक्टिस करने के बाद युहाओ इसे कंट्रोल करने में काफी माहिर सा हो जाता है। और इस चीज को देख के केके भी काफी हैरान होती है और ये कहती है, क्या ये सच में पहली बार ही स्काउटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है? तो जेंगजी भी हैरान होते हुए कहती है, इसका ये पहली बार ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें भी विश्वास नहीं होता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी जीनियस होगा। लेकिन ये बंदा जो हमारे सामने है, ये उस चीज का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। और तभी युहाओ किसी तरीके की आवाज को नोटिस करता है और तभी हम यहाँ पर काफी खतरनाक वुल्फ बीस्ट को देखते हैं, जिसे देख के जेंगजी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ये एक एलिमेंटल सिल्वर वुल्फ बीस्ट है और ये काफी रेयर स्पिरिट बीस्ट भी है। और जिस हिसाब का ये दिख रहा है, उस हिसाब से ये लगभग 3000 ईयर ओल्ड का होगा। युहाओ, तुम इससे जरा संभल के रहना। और फिर हम सिल्वर वुल्फ को देखते हैं, जिसने इन लोगों के ऊपर 2 अटैक्स कर दिए होते हैं। और इन 2 अटैक्स को देख के युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इस सिल्वर वुल्फ ने जो अपने मुंह में से लाइट बॉल्स बाहर निकाली थी, वो पलक झपकते ही एक विंड ब्लेड और फायर बॉल में बदल गई। और इस वजह से युहाओ को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि इस वुल्फ की एबिलिटी क्या है। और इस वुल्फ के इन अटैक्स को स्पिरिट डिवाइस की शील्ड रोक लेती है। और फिर जेंगजी बताती है, ये 6 एलिमेंटल सिल्वर वुल्फ है, जो कि एलिमेंट को कंट्रोल करने में ही काफी माहिर है। और ये वाटर, फायर, अर्थ, वाइंड, वुड, लाइटनिंग, इन 6 को कंट्रोल करता है, जिन्हें ये अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। और यही सबसे बड़ी परेशानी है। और केके कहती है, मैं जाके इससे निपटती हूँ। जिस पर युहाओ कहता है, नहीं, मुझे जाने दो, तुम्हारा स्पिरिट कैनन काफी ज्यादा शोर शराबा करता है, जिससे और भी स्पिरिट बीस्ट अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएं। और फिर हमारा युहाओ इस सिल्वर वुल्फ का सामना करने के लिए बाहर आ जाता है और ये तुरंत ही उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो इस तरफ सिल्वर वुल्फ भी अटैक कर देता है और इसके इन अटैक्स को अपनी तरफ आता देख युहाओ आइस एम्परर प्रोटेक्शन, स्पिरिट एक्सेलरेशन और स्पिरिट इम्पैक्ट डिवाइस का इस्तेमाल करता है। और इन सभी का इस्तेमाल करके ये काफी तेजी से इसके करीब पहुंच जाता है और इसके ऊपर डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ से अटैक कर देता है। और युहाओ का ये अटैक सच में काफी आत्मघाती होता है और युहाओ के इस अटैक के सामने ये सिल्वर वुल्फ एक पल के लिए भी नहीं टिक पाता है और युहाओ पल भर में ही बड़े आसानी से इसे मार गिराता है। और इस चीज को देख के जेंगजी कहती है, यहाँ तक कि सिल्वर वुल्फ को एक मौका भी नहीं मिला अटैक करने का। युहाओ तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। और जब युहाओ सिल्वर वुल्फ की कॉप्स को साफ कर रहा होता है, तब युहाओ के मन में स्काईड्रीम ने सिल्वर वुल्फ की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी। क्योंकि सिल्वर वुल्फ मेटल को खाता है, इसलिए इसकी स्पेशल एबिलिटी है एलिमेंट्स के साथ।
लेकिन सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं, बस कुछ रैंडम एलिमेंट्स के साथ ही है। और एक स्पिरिट रिंग के रूप में इस वाले की कल्टीवेशन काफी नहीं होगी और कम से कम 10,000 इयर्स वाले वुल्फ बीस्ट की जरूरत है। और युहाओ मन में कहता है अगर चीजें ऐसी ही होंगी तो काफी खतरनाक होगा। और फिर युहाओ इन दोनों के पास आके कहता है, सेनपाई मुझे कुछ समय के लिए आप दोनों को छोड़ के जाना होगा। तो ये दोनों पूछती है कि आखिर तुम क्या करने के लिए जा रहे हो। तो युहाओ बताता है मुझे एक ऐसे स्पिरिट बीस्ट को ढूंढने की जरूरत है जो मेरे लिए सूटेबल हो। और ईमानदारी से कहूँ तो ये सिल्वर वुल्फ मेरे लिए काफी सूटेबल है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है ये उतना काफी नहीं होगा। इसलिए मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर सिल्वर वुल्फ को ढूंढने की जरूरत है, लेकिन शायद इस वजह से आप दोनों के ऊपर भी खतरा आ जाए। और युहाओं की बातों को सुन के केके कहती है, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें अकेले एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, चलो हम साथ मिलकर चलते हैं। और यहाँ तक कि अगर तुम क्लोज कॉम्बैट में भी अच्छे हो, लेकिन ये मत भूलो कि हम दोनों स्पिरिट किंग्स हैं और हमारे पास पावरफुल स्पिरिट डिवाइस के सपोर्ट है। और जेंगजी कहती है बिल्कुल सही, केके की बात में दम है, हम तुम्हें अपने आप नहीं जाने दे सकते हैं। और इसके अलावा हम जिंगयान माउंटेन से काफी फेमिलियर भी है, इसलिए चिंता मत करो, हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेंगे। और इन दोनों की बातों को सुन के युहाओ मुस्कुराते हुए सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे इम्पोर्टेंट समय के दौरान ये दोनों लड़कियां इतनी ज्यादा सपोर्टिव होंगी। और फिर युहाओ कहता है ठीक है, जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर ये तीनों सिल्वर वुल्फ के ब्लड को स्पिरिट डिवाइस के ऊपर से साफ कर देते हैं, जिसके बाद ये माउंटेन की पीक की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें रास्ते में कुछ भी खास चीजें नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ही मिलते हैं, जिनका ये काफी जल्दी और बड़ी ही आसानी से साफ सफाया भी कर देते हैं। और ये तो बस युहाओं के इंग्रेडिएंट्स में बदल जाते हैं। और युहाओं मन में कहता है क्या ऐसे ही पूरे समय की बर्बादी होगी। और इस तरफ युहाओं ने सभी के लिए खाना बनाया होता है, जिसे देख के केके काफी तगड़ी वाली दीवानी हो जाती है और ये कहती है कितने दिनों बाद ये डिश रिपीट हुई है और अब मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होती जा रही हूँ। तो युहाओं अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये मत कहो। और इस चीज को सुन के केके को युहाओं के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और ये उसके ऊपर भड़कते चिल्लाते हुए कहती है, हे आखिर तुम कैसे कह सकते हो मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और क्यूट भी हूँ। तो तुम्हारे चेहरे पर वह एक्सप्रेशन कैसा था? और ये मत कहना कि उससे तुम्हारा क्या मतलब था, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? तो युहाओं घबराते हुए कहता है, मेरा मतलब ये था कि केके सेंपाई काफी ज्यादा रिमार्केटिंग है। और इस चीज को सुन के केके थोड़ी सी शांत होते हुए कहती है, तो फिर सच में तुम्हारी उम्र कितनी है? तो युहाओं कहता है मैं 14 साल का हूँ और काफी जल्द 15 का भी हो जाऊंगा। और जैसे ही ये दोनों 14 साल का सुनती है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और ये एक दूसरे को देखने लगती है। और फिर ये दोनों अपने बाल नीचते हुए और चिल्लाते हुए कहती हैं, ये कैसे हो सकता है कि तुम सिर्फ 14 साल के हो और तुम किसी भी एंगल से 14 साल जितने नहीं लगते हो, और 14 साल की उम्र में लेवल 40 पर पहुंच गए, और तुम्हारे पास डुअल मार्शल सोल भी है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? और हम कम से कम तुमसे 5 साल बड़े हैं और वाकई में हमारी एज गैप तो काफी ज्यादा है। और फिर युहाओं कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं काफी मैच्योर लगता हूँ, लेकिन आप दोनों को इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। और हम रात के समय युहाओं को सोते हुए देखते हैं और जब ये बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से इसकी थर्ड आई रिएक्ट करने लगती है। मतलब कि युहाओं की जो आई ऑफ डेस्टिनी थी वो किसी ऐसे खतरे को सेंस करती है जिसका सामना इसने आज से पहले कभी नहीं किया था। और इसकी इस प्रेजेंस ने एक ही पल में युहाओं को पूरी तरीके से ठंडे पसीने से नहला दिया होता है। और केके कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? और जेंगजी पूछती है, युहाओं आखिर तुमने ऐसा भी क्या देख लिया है? और तभी युहाओं कहता है, तैयार हो जाओ, हम काफी जल्दी काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे तरफ वुल्फ बीस्ट का पूरा झुंड ही आ रहा है, जिनमें से 3 तो 10,000 साल के कल्टीवेशन वाले वुल्फ बीस्ट है, जो कि 100 और वुल्फ बीस्ट को कमांड कर रहे हैं, जिनकी कल्टीवेशन 1000 साल से नीचे की है। और इन्होंने पहले ही पूरी पीक को चारों तरफ से घेर लिया है और अगले 3 मिनट में ये सभी ही यहाँ पर आ जाएंगे। भाई लोग, अब युहाओं का सामना सिल्वर मून वुल्फ किंग से होने वाला है, जिसकी फुल फाइट को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।
और हाँ, ये एक नॉवल बेस्ड वीडियो है तो एक्सप्लेनेशन ऑफिशियल एपिसोड से सेम टू सेम नहीं रहेगी, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 4000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।